दिमाग को रोशन करता है। और एक बात, एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, और शायद मुझसे उलमा मुत्तफिक ना हो, पर मैं ये कहते हुए कहूँगा कि मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखता हूँ कि मैं अपना जहन में जो सवाल है वो रखता हूँ, पर थोपता नहीं कि आप इसे मान ही लें। अगर अच्छा लगे तो ले लें, ना लगे तो उतनी ही मोहब्बत से वापस कर दीजिएगा, उलझिएगा मत, उलझिएगा मत भाई, बहस का मौजू मत बनाइएगा। मेरे नजदीक इल्म का कोई बंटवारा नहीं। ये इस्तिलाही एतबार से समझने और समझाने के लिए है कि ये दीनी इल्म है और ये असरी उलूम है, ये दीनी उलूम है। ये समझने और समझाने के लिए कि दीनी उलूम से मुराद हो गई कि कुरान और हदीस को पढ़ाया जाएगा, यानी एक डिपार्टमेंट है, एक फैकल्टी है जिसके बारे में बता दिया गया। और असली उलूम से मुराद कि यहाँ साइंस पढ़ाई जाएगी, लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। लेकिन इल्म के एतबार से देखा जाए तो हर इल्म दीन से बाहर नहीं। दीन इस्लाम एक यूनिवर्सिटी है। क्या है? यूनिवर्सिटी, और तमाम सब्जेक्ट्स उसके डिपार्टमेंट हैं, इन्हें अलग नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी है। अब मैं इसको समझाता हूं, आप ही से सवाल करूंगा। मेरे और आपके दरमियान कुछ है जो दिखती भी नहीं पर है। वो क्या है? माशाअल्लाह। ये हवा है क्या? और इसकी जरूरत क्या है? हवा है, इससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आप आराम से बैठे हो इसलिए हवा है। ना हो तो सबकी आंखें बाहर आ जाए और सब लेट जाए, तो इसके वजूद से इनकार नहीं। पर इस हवा के अंदर ऑक्सीजन है, इस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, इस हवा में नाइट्रोजन है। और बिल्कुल ताज्जुब मत करिएगा कि मदरसे के जलसे में बोल रहा हूं, यहीं तो बोला जाएगा, यहीं तो बोला गया है। दुनिया को तमाम उलूम यहीं से मिले हैं, मदरसे से। हमें मदरसे वालों ने हिंदुस्तान को पहला सदर दिया है, मदरसे वालों ने दिया। हमने बोलना छोड़ दिया, पता नहीं क्यों हमको इन्फियाटी हो गई, पता नहीं क्यों। हम ही हैं जिसने हिंदुस्तान को पहला सदर दिया, वो हम ही हैं, मदरसे वाले। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट किसी और ने नहीं दिया, हम ही ने दिया है, मदरसे वालों ने दिया। अब ये अलग बात है कि हम यूनिवर्सिटी से एक डिपार्टमेंट बन गए, ये हमने बनाया है। और ये अक्सर हो जाता है कि थोड़ी सी गलत फहमियों से, ये अलग बात है। अब आइए, ऑक्सीजन है जो हमारी जिंदगी के लिए फायदेमंद। इस हवा में ऑक्सीजन है, हमने ले लिया और छोड़ा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे लिए जहर है। दुनिया बने हुए बहुत दिन हो गए, सैकड़ों साल हो गए, हजारों साल हो गए, और इन हजारों साल से तमाम जानवर और तमाम इंसान ऑक्सीजन इस हवा से खींच रहे हैं और छोड़ क्या रहे हैं? जहर, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे लिए जहर है। तो ये पूरी हवा दूषित क्यों नहीं हुई? प्रदूषण क्यों नहीं हुआ? सब जहरी जहर क्यों नहीं फैल गया? यानी जितना अल्लाह ने इसमें ऑक्सीजन रखी, हमने छीन लिया, ले लिया, अब छोड़ दिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो पूरी का पूरी जहरीली हो जाना चाहिए था, पर नहीं। ना ऑक्सीजन की कमी हुई, ना कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हुई, दोनों का तवाजुन बराबर है। क्यों? कि देखिए, अल्लाह ने इसके लिए एक निज़ाम कायम किया। क्या निज़ाम कायम किया? हमने लिया ऑक्सीजन, छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड,
और जो हमने छोड़ा उसे पेड़ों ने ले लिया, और उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली और हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ दी। हमने ऑक्सीजन ली और पेड़ों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दे दी। वो उनकी जिंदगी की अलामत और उनकी छोड़ी हुई चीज हमारी जिंदगी की अलामत बन गई। अब बताइए, ये दीन है या दुनिया? जब मुझे इसका इल्म हुआ तो ये बताओ, मैंने दीन का इल्म हासिल किया या दुनिया का? बता दो जरा। मैंने बहुत सोचा कि लाओ मैं दुनिया का इल्म जानूं, मुझे मिला ही नहीं। मुझे तो मिला ही नहीं। मैंने जिधर नजर डाली सब तरफ दीन ही नजर आ रहा। अरे अपने रब की खल्क करदा चीज को जानना ये दुनिया है या दीन है? अब आइए, कुरान इल्म और हिकमत की किताब, तमाम उलूम का सोर्स कुरान है। इसलिए तो मैंने कहा है ये एक यूनिवर्सिटी है और इसकी हर आयत एक डिपार्टमेंट है। हर आयत एक डिपार्टमेंट है, क्योंकि कलाम रब का है। अरे जब बंदे के अंदर रब ने अता कर दिया तो यह सलाहियत पैदा हो गई कि एक लफ्ज के कई माना बयान करे। तो जरा सोचो मेरे रब के कलाम के कितने माना। कोई उसकी भी हद लगा सकते हैं हम? पॉसिबल है कि उस पर भी हम हद कायम कर दें? हमारी हैसियत क्या है जब उसकी अता से हम में यह सलाहियत पैदा हो गई कि कई माना बयान करते हैं। रद तो यह है कि एक ऊंट के 300 नाम रख दिए, यह सलाहियत हम में पैदा हो गई। ये कैसे आई? रब की अता से। तो फिर उसके कलाम को महदूद कैसे करें? तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बस इसी जगह से मैं एक पैगाम देना चाहता हूं कि आज जो मदरसों को यतीम और यसीर लोगों की जगह बनाया है आपने जहनों में, मैं उन तमाम सोच के लोगों को दावत देता हूं कि जब तुम्हारा बच्चा 5 साल का हो तो सीधे मदरसे में लाके उसका एडमिशन कराओ। कोई जरूरत नहीं केजी, नर्सरी या पर केजी कराने की, कोई जरूरत नहीं। सीधा मदरसे में लाओ और हाफिज कुरान बनाओ। सुभान अल्लाह। बढ़िया फीस दो जो तुम नर्सरी में दे रहे हो, केजी में दे रहे हो, अपर केजी में दे रहे हो, वही फीस जमा करो मदरसे के अंदर ताकि वहां का निजाम बेहतर हो। यहां का निजाम अगर कमजोर है तो इसके भी जिम्मेदार तुम हो इसके जिम्मेदार, क्योंकि बहैसियत मुस्लिम तुमने अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं किया। अपनी कमाई का पैसा कहीं और ले जाके दे दिया, मिशन स्कूल, फला स्कूल, ढमा स्कूल। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बच्चे को जो 5 साल का हुआ तुमने स्कूल ले गए, तो वहां जब एडमिशन कराया तो केजी 1 साल, अपर केजी 2 साल, नर्सरी 3 साल, चौथे साल वो पहली क्लास में गया। ठीक है, उसी वक्त में आप मदरसे में डाल दिए। जब आप केजी में डाल रहे थे उसी वक्त मदरसे में डाल दिए हाफिज कुरान बनाने के लिए। और एक बच्चा जो मदरसे में नहीं आया, स्कूल में गया, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, वह अभी केजी में है और वो 5 साल का बच्चा नाजरा पढ़ रहा है। जब वो अपर केजी में गया तो इसने हिफ्ज शुरू कर दिया। जब वो नर्सरी में गया तो 10-15 पारे वो हिफ्ज कर चुका है। और जब वो पहली में गया तो हमारा बच्चा 20 पारे का हाफिज हो गया। और जब वो दूसरी क्लास में गया तो मेरा बच्चा 30 पारे का हाफिज बन चुका है। सुभान अल्लाह। अब उसके बाद वो बच्चा तीसरी क्लास में जाए और मेरा बच्चा हाफिज
वो तीसरी क्लास में एडमिशन करा दो, 6 महीने में, सिर्फ 6 महीना, वो उस बच्चे का जो केजी से आया है दूसरी क्लास में उसके बराबर खड़ा होगा, और अगले साल वही बच्चा उस क्लास का टॉपर कहलाएगा। सुभान अल्लाह, बच्चा उस क्लास का टॉपर कहलाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वही बच्चा टॉपर कहलाएगा। कितना अच्छा हो एक IAS ऑफिसर हाफिज कुरान भी हो, कितना अच्छा हो कि एक डॉक्टर हाफिज कुरान भी हो, इंजीनियर हाफिज कुरान भी हो। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, सिर्फ सोच को बदलना होगा। हमारी सोच महदूद हो गई, लकीर के फकीर बन गए। सोचना पड़ेगा, और इससे एक निजाम हमारे मदरसों का भी बेहतर हो जाएगा। फिर यहां भी स्टैंडर्ड होगा। और एक बात जान लो, जहां बजट नहीं होता वहां मैनेजमेंट नहीं होता। मैनेजमेंट, अच्छे मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है बजट का होना। यहां भी उलमा पर इल्ज़ाम लगाना बेसूद है। इन्हें कमज़ोर जमात समझ के जिसको देखो वही इल्ज़ाम लगा देता है। हद होती है यार किसी चीज़ की। ये फार्मूला है दुनिया का कि बेहतर मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है बजट का होना। इनके पास कौन सा बजट है? 3 लाख का खर्चा है, 2 लाख हाथ में है, अब क्या करें? 1 लाख के लिए परेशान है। फिक्स नहीं है। फिक्स हो तो मैनेजमेंट अच्छा होगा। उन्हें पता है ये मद है, ये मद है, ये मद है, ये मद है, और हर मद में आराम से टाइमली खर्च हो रहा है, और हर आदमी अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कर रहा है। बेहतरीन मैनेजमेंट इसी का नाम है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब मैं पढ़ रहा था तो मैं यूनिवर्सिटी गया, स्कूल गया, कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, साइंस से ग्रेजुएशन किया, फिर आर्ट्स से किया पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद उर्दू और पर्शियन पढ़ा। उसके बाद बाहर निकला कि लॉ पढ़ना है, लॉ भी पढ़ी, 1 साल पूरा नहीं कर पाया था। उसके बाद शेख आज़म ने हुक्म दिया बस अब मदरसे में जाओ। तो मैं उनका मुंह देख रहा हूँ, ना हजरत जब मदरसे ही जाना था तो इतने दिन घुमाया क्यों? इतने दिन घुमाया क्यों? कहने बेटे बाद में समझ में आएगा, जाइए। अब समझ में आ रहा है घुमाया क्यों। मेरी माँ दोस्तों कहें वर्जिश करो, कुश्ती लड़ो, मैं कहता अम्मी ये हमारा काम है। हमारे एक रिश्ते के मामू थे, उनको बुलाते, कहते इसको तैरना सिखाओ। मुझसे कहती इसको पेड़ पे चढ़ना सिखाओ, कूदना सिखाओ, ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ाई ये कूद सके, घोड़सवारी सिखाओ। अब बचपना था, पूरा लगता था यार ये क्या मुसीबत है। तो मैंने जब वालदा से कहा अम्मी इसकी मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो पढ़ने लिखने का काम है हमारा, हमें इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो वालदा फरमाती बेटा तुम ऐसे घर में पैदा हुए हो कि न जाने कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। तो मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें तैयार करने की। सुभान अल्लाह। वो ज़रूरत बताएगी तब इस्तेमाल होगा, लेकिन मेरी अभी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि तुम्हें हर लिहाज से हम तैयार कर दें। कभी तुम्हें ये ना कहना पड़े कि मुझे नहीं आता। तो माँ बाप बन जाना भी इतना आसान नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी है। अब पढ़ाई के नाम पे आपने सीधा सीधा कॉन्वेंट, किसी वक्त फिक्र नहीं कि मेरा बच्चा कुरान पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। इम्बैलेंस बात है, बैलेंस करिए। और रही बात जो बात मैंने कही, ये कमी हमारी तरफ भी आई है, तो मैं बताता हूँ, मैं जिसकी औलाद हूँ हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन रज़ी अल्लाह ताला सुभान अल्लाह, गौस पाक की औलाद में है, और मखदूम पाक हमारे रूहानी बाप हैं। हमारा उनसे रूहानी रिश्ता है, गुलामी का रिश्ता है।
और ये उनका करम है कि वो अपने औलाद हमें कहते हैं। सुभान अल्लाह। ये उनका करम है। और बेशक औलाद ही की तरह मैंने तो नहीं देखा इस अंदाज में नवाजते हुए। लोग करम को महसूस करते, हम देखते हैं, अपने मखदूम के करम को देखते हैं। बस इतना मैं बता दूं कि वालदा की बचपन में तबीयत खराब होती थी तो मैं दौड़ता हुआ अपने घर की चौचा से सरकार मखदूम सिमना की बारगाह में जाता और जाके चादर पकड़ता और कहता, दादा पीर अम्मी की तबीयत ख़राब है, जल्दी से ठीक कर दीजिए। बस चूमा चादर, वापस आया, वालदा ठीक नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इस अंदाज में उनका अल्लाह जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप समझ रहे? तो एक सफ़र में मखदूम पाक के साथ, तो हर वक्त हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लैन रहते। तो उस ज़माने में सबसे लंबा जो सफ़र होता था तो लोग कश्तियों से किया करते थे। तो वो ज़्यादा बेहतर था बनिस्बत के खुश्की के रास्ते से, कि इसमें ज़्यादा ख़तरात थे। वहाँ तो सिर्फ तूफ़ान का ख़तरा होता था, बाकी चीज़ों से सेफ थे। तो कश्ती के अंदर एक इल्म कीमिया के माहिर शख्स, उस्ताद, उस कश्ती में सफ़र कर रहे थे और हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लैन से गुफ्तगू के दौरान उन्हें ये पता लग गया तो वो उनसे इल्म हासिल करने लगे, पढ़ने लगे। 10-15 दिन गुजर गया तो अगली मंजिल सामने आ रही थी। तो उनके उस्ताद ने कहा कि भाई अगली मंजिल आ रही, मैं वहाँ उतर जाऊँगा और आपका हमारा इतने दिन का साथ था। और हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लैन अभी मुतमईन नहीं हुए थे, उन्हें और चाहिए था। जो ख़ज़ाना उनके पास था अभी पूरी तरह से वो मुतमईन नहीं हुए कि मैंने ले लिया है। तो ख्वाहिशमंद है, आए मखदूम सिमना से कहा, आका इसमें इल्म कीमिया के एक माहिर हैं और मैं उनसे इल्म कीमिया सीख रहा हूँ और उनकी अगली मंजिल आ गई, वो उतर जाएंगे, पर मैं मुतमईन नहीं हुआ हूँ। अभी उनके पास बड़ा ख़ज़ाना मौजूद है जो मुझे नहीं मिल सका। तो फरमाया, चाहते क्या हो? कहा, अभी और पढ़ना चाहता हूँ। कहा, अच्छा ठीक है, बुलाओ। बुला लिया। आए, वो हाजिर हुए। कहा, ये बताएं आप अगली मंजिल पर क्यों उतरना चाहते हैं? वजह? कहा, मैं पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ एक ताजिर भी हूँ, तो मैंने इस मुल्क के लिए सामान ख़रीदा है ताकि यहाँ बेचूँगा और अच्छा मुनाफा लेकर फिर यहाँ से कुछ सामान ख़रीदूँगा और अपने मुल्क में बेचूँगा। और ज़माने में तिजारत इसी अंदाज में होती थी। तो मखदूम सिमना ने पूछा, ये बताइए आपका माल कितने का है? तो ने उसकी कीमत बता दी। फिर फरमाया, आपको मुनाफा की उम्मीद कितनी है, कि कितना मुनाफा हो जाएगा? का उम्मीद करता हूँ कि इतना मुनाफा हो जाएगा। तो मखदूम पाक फरमाते हैं, मैंने माल भी ख़रीदा और जिस मुनाफे की आपको उम्मीद है उतना मुनाफा भी आपका दिया। अब आप कश्ती पे ही रहें जब तक नूरुल्लैन ये ना कह दें कि अब बस, तब तक आप इनके साथ सफ़र करते रहें। जानते हैं वो कितनी कीमत थी? 1 लाख दिरहम से ज़्यादा। एक सब्जेक्ट, इल्म कीमिया का मतलब केमिस्ट्री। शायद लोग कुछ और समझ लें, तो यहां मौजूदा दौर की इस्तिलाह में बता दूं, केमिस्ट्री। कौन पढ़ना चाह रहा है? गौसे वक्त का जानशीन, जो उनसे इल्म हासिल करता रहा 9 साल की उम्र से, वो ख्वाहिशमंद है इल्म कीमिया हासिल करने का। तो क्या समझ में आया? इल्म इल्म है, उसको उसी अंदाज में देखना है और पढ़ना है, जानना है। और जब हमारा ये अंदाज था सोचने का, तो वो दौर हमारा अजमत का दौर है। 700 साल से जायद का वक्फा हमारी अजमत का है, जिसमें हम दुनिया में सुपर पावर थे, जैसे कि आज अमेरिका है। यही कंडीशन हमारी थी, यही कंडीशन। लेकिन जब इल्म से दोस्ती तोड़ी
और डिवीजन शुरू किया, हमने बंटवारा करना शुरू किया। तो आज हमारी हैसियत सबको पता है, दुनिया में और खुद यहाँ। आज जालिम मजलूम बना फिर रहा है और मजलूम को जालिम बना दिया गया। हम अपनी बात भी ना कह सके, सच्चाई भी ना बता सके, यह हालत हो गई। फिर भी हमारा हाल यह है, गिरबान नहीं छोड़ेंगे भाई का, बाहर पीट के आ जाएंगे कोई मसला नहीं, बाहर जलील होके आ जाएंगे कोई मसला नहीं, पर मोहल्ले में आके अपने पड़ोसी, अपने भाई और अपने अजीज का गिरबान पकड़ना नहीं भूलेंगे, उनसे हसद रखना नहीं भूलेंगे, तरक्कियों से चिढ़ना नहीं भूलेंगे, एक दूसरे की टांग खींचना नहीं भूलेंगे। आज हम उस चुटकुले के मानिंद हो गए, पता नहीं किसके लिए लिखा गया था, पर मैं जब उस चुटकुले को याद करता हूँ तो मुझे अपनी कौम और अपनी मिल्लत नज़र आती है कि 4 टोकरे थे और चारों में मेंढक थे भरे हुए, ठीक है। तो 3 टोकरे पर जाली लगी हुई थी और एक पर नहीं थी, वो खुला हुआ था। लोगों को बड़ी हैरत हुई कि 3 टोकरे मेंढक के, इसमें भी मेंढक है, इसमें भी मेंढक, इसमें भी मेंढक, और मेंढक की फितरत में कूद के भागना, वो रुकेगा कहाँ, एक जहाँ कूद के भागेगा। तो 3 पर जाली लगी, एक पर क्यों नहीं? कहने साहब, जिस पे जाली लगी एक अमेरिका का है, एक जापान का है, एक चीन का है, खतरा है, कूद के भाग जाएंगे, ये जाली हटी नहीं, भाग जाएंगे। कहीं तो फिर ये इस पे जाली क्यों नहीं, कहनी ये हिंदुस्तान का है। और मैं इसमें इजाफा कर दूं कि हिंदुस्तान का और अहले सुन्नत वल जमात का है। कि साहब यहां जाली क्यों नहीं लगाई? कहने कोई जरूरत ही नहीं, ये कूद के भाग ही नहीं पाएंगे। कहा क्यों? कहा सब एक दूसरे की टांग